अच्छा, जंग में जब भी जंग होती है, वॉर वाली सिचुएशन बनती है, तो हम गोल्ड सिल्वर के जो दाम है वो उम्मीद ये करती जी, की जाती है कि शायद ये आसमान पर पहुंच जाएंगे। इस बार देखिए बिल्कुल उलट हुआ। जहां पर सोने चांदी के दाम जो है वो लगातार हर दिन धड़ाम होते जा रहे जी। थे। तो इसके पीछे का आखिर कारण क्या मानेंगे, और आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि जो ये फ्लक्चुएशन हमने इनके रेट में देख ली है कि जिस तेजी के साथ ये चढ़े थे उसी तेजी के साथ ये गिरे भी हैं, जी। तो आगे इस तरीके का उछाल या फिर कमी देखने को मिल सकती है, या फिर अभी हम देखेंगे कि इनके रेट अब आसमान की तरफ आगे बढ़ेंगे? देखिए 29 जनवरी मुझे डेट ध्यान है जब गोल्ड सिल्वर ने हाई बनाया था और वहाँ से हाँ। नीचे करेक्ट भी हुए थे। और वार वॉर जो स्टार्ट हुआ वो हुआ है मार्च के फर्स्ट वीक से। तो यहाँ देखिए वॉर की वजह से तो प्राइस नहीं गिरे हैं। हुँ, प्राइस गिरे हैं आपके एक फोमो की वजह से। हुँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है वो लोगों में था। तो प्राइस बहुत इंक्रीज हो गए थे। सडनली उसके बाद प्राइसेस में करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया क्योंकि एक टेक्निकल करेक्शन जो था गोल्ड सिल्वर में था वो हाँ, वहाँ पर आता हुआ प्रॉफिट बुकिंग आई। तो कहीं न कहीं जो गिरावट आई है वो एक टेक्निकल करेक्शन था। बट मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अब जो मार्केट है वो अपने एक्चुअल लेवल पर है। यहाँ से हुँ, ज़्यादा आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, ज़्यादा हाँ, बढ़त भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अभी सिम्पटम्स बने हैं क्योंकि देखिए वॉर के टाइम में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वॉर के टाइम पे गोल्ड सिल्वर के भाव बढ़ते हैं। बट हुँ, इस बार नहीं बढ़े क्योंकि इस बार क्रूड के भाव बढ़े। क्रूड के बारे क्रूड के बिल्कुल। भाव बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बहुत फ़ियर वो हुँ, सेंट्रल बैंक्स के उसमें आ गया कि भई बहुत बड़ा इन्फ्लेशन आ सकता है। उसकी वजह से मॉनेटरी टाइटनिंग करनी पड़ेगी। हमने देखा अभी रिसेंटली आरबीआई ने भी अपने इंस्टांस को फ्लैट रखा। बैंक ऑफ जापान भी कह रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट आगे इंक्रीज़ करेगा। हुँ, सभी सेंट्रल बैंक्स अब उस स्थिति में है कि वो शायद इंटरेस्ट रेट कट ना करें। हुँ, अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगे, तो सारा पैसा जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है बैंक्स में जाता हुआ दिखाई देगा, बॉन्ड्स में जाता हुआ दिखाई देगा। बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ होंगी। तो हुँ, जब भी बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ होती है, तो हम देखते हैं गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिलती है या स्टेबल होते हैं। तो हुँ, यहाँ पर हमने ये भी देखा कि गोल्ड सिल्वर के भाव बढ़े नहीं, बट गिरे भी उतनी स्पीड से नहीं है। अगर गिरे भी हैं तो बहुत स्पीड से रिकवरी भी हुई है। तो हाँ, अल्टीमेटली अगर हम एक प्राइस मोमेंटम के नज़रिए से देखें, तो ज़्यादा बड़ी गिरावट हमने गोल्ड सिल्वर में नहीं आते हुए देखी है। बहुत छोटा गिरावट गोल्ड सिल्वर में रहा। गिरावट जो आई वो रिकवर भी हो गई तुरंत सेम टू सेम। तो हुँ, मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड के भावों में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट हाँ, हाँ, एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा तेज़ी भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि हमने 2025 में बहुत बड़ी तेज़ी देखी, हुँ, 2024 में तेज़ी देखी। तो अगर लोग उस तरह की तेज़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हुँ। 2026 में ऐसी तेज़ी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि वैसा तेज़ी का अपसाइड मोमेंटम जो है, वो गोल्ड में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अनुज जी, बहुत सारी बातें ना, बहुत सारे सवाल मेरे भी मन में आ रहे हैं, लेकिन जी, इस बीच ना मैं एक छोटा-सा जी, कमेंट लेना जी। चाहूँगी, जो हमारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं पॉडकास्ट के ज़रिए और कहीं न कहीं सवाल पूछना चाहते हैं जी, कि उनका बिल्कुल। सवाल उन्हें मिल सके। एक सवाल ये है कि 2000 और 2025 बीत चुका है, यानी कि अब 5 साल वेट करिए और 2030 के बाद ही इनका दौर आएगा, तब तक अपनी जो क्षमता है उसके अनुसार इन्हें इकट्ठा करते रहिए। जी। तो इसमें इसको लेकर इस सवाल का क्या जवाब आप देना देखिए वो चाहेंगे? मुझे लगता है कि वही कहना चाह रहे हैं कि 2030 के बाद ही गोल्ड सिल्वर में हुँ, मोमेंटम हुँ, आएगा। हुँ, बट ऐसा नहीं है क्योंकि देखिए अगर आप हिस्टोरिकली जाएँगे 2070 2080 के बीच 1970 1980 के बीच में हुँ, एक काफ़ी बड़ा मोमेंटम गोल्ड हमने देखा था। हमने सिल्वर में काफ़ी ऑलमोस्ट 700% के आसपास चाँदी बढ़ी थी। फिर 2000 और 2010 के बीच में हमने अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो दशक है ना 2020 से लेकर 2030 तक के बीच में, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हुँ, इसमें आपको हमने इसमें कोविड भी देखा, इसमें हम वॉर भी देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन, यूएस ईरान। हुँ, अब आगे अगर हम देखेंगे तो इसमें ट्रम्प साहब के इलेक्शंस भी होंगे यूएस के अंदर। हुँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी और यहाँ पर बहुत बड़ी जो है वो लीडरशिप में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी उठापटक आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि अब 2030 के बाद ही गोल्ड चलेगा। गोल्ड आपको चलेगा यहाँ पर, गोल्ड में हाँ, मोमेंटम भी आएगा और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको गोल्ड में अच्छी रैली भी देखने को मिले। हुँ, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गोल्ड एक पॉज़ मोड में चला गया है। गोल्ड के अंदर मोमेंटम है, ये केवल पॉज़ इसलिए है क्योंकि 2025 में अनवांटेड मोमेंटम देखने को मिला था। हमने हुँ, 2000 च इवन अगर आप 2026 की बात करेंगे, जनवरी के अंदर ही हमने बड़े मूव्स आते हुए देखे थे। हुँ, 2026 के स्टार्टिंग में ही हमने गोल्ड सिल्वर नए हाई बनते हुए देखे हैं। बिल्कुल। तो मोमेंट आ चुका है जो 2026 में आना था। तो मुझे लगता है कि अब वो प्राइस थोड़े कूल मोड में है। हालाँकि हुँ, कुछ सेंट्रल बैंक्स गोल्ड की बिकवाली भी कर रहे हैं, तो हुँ, कहीं न कहीं लोग उसको प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं। तो ये एक मैं प्रॉफिट बुकिंग का टाइम बोलूँगा। बट मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर इस साल गोल्ड के भावों में गिरावट देखने को मिलती है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका होगा, जो गोल्ड की रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं। अच्छा, वो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, उनको खरीदारी देखने को मिलेगी। ईटीएफ के अंदर उनको अच्छा एक अट्रैक्शन आता हुआ दिखाई देगा। हुँ, जो लोग ये फ़ियर कर गए कि भई गोल्ड अब हमारे हाथ से निकल गया, तो हुँ, उनके लिए बहुत अच्छे मौके मिलेंगे एक्यूमुलेट करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, गोल्ड का डॉलर क्यों दुश्मन बनता जा रहा है? देखिए ये तो एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है डॉलर का और गोल्ड का क्योंकि गोल्ड भी एक आपकी ग्लोबल करेंसी है और हुँ, डॉलर भी ग्लोबल करेंसी है।
तो अब क्या है कि जो फंड हाउसेज होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कभी पैसा गोल्ड में डालते हैं, कभी पैसा डॉलर में डालते हैं या बॉन्ड में पैसा डालते हैं। तो हम देखते हैं कि जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ती हैं, जब भी डॉलर बढ़ता है, तो गोल्ड के भाव नीचे आते हैं, क्योंकि फंड का शिफ्टिंग होती है। तो अब क्या है कि जो फंड हाउसेज हैं या इकोनॉमीज हैं, वो केवल एक ही प्रोडक्ट में पैसा डाल सकती हैं, या तो डॉलर में डालेंगी या गोल्ड में डालेंगी। तो जहां पर भी उनको लगता है कि भाई फियर है, वो वहां से पैसा निकाल के शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे अभी हमने हायर लेवल पे गोल्ड में गिरावट आती हुई देखी, या अभी लग रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो जो सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे, तो अगर वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे तो गोल्ड में फियर आएगा, तो लोग गोल्ड से पैसा निकालकर बॉन्ड में पैसा डालेंगे या डॉलर में पैसा डालेंगे। जब आगे चलकर हम देखेंगे कि भाई डॉलर में भाव गिरने चालू हो गए, या जो अदर इकोनॉमीज है वही ग्रो करनी चालू होंगी, तो डॉलर में वीकनेस आएगी, तो लोग डॉलर से पैसा निकाल के गोल्ड में डालेंगे। तो दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है, और ये हमेशा रहेगा, क्योंकि दोनों ग्लोबल करेंसी है और एक बारी में केवल एक ही चल सकती है। अच्छा, मार्केट के लिए ज्यादा डेंजरस क्या है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या फिर इन्फ्लेशन? क्योंकि इन्फ्लेशन का तगड़ा झटका हमने देखा। देखिए, मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा तगड़ा झटका है मार्केट के लिए, क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो एक बार होके ख़त्म हो जाएगी, वो 1 महीना चलेगी, 2 महीना चलेगी, फिर उसके बाद मार्केट उसको डिस्काउंट कर लेता है। बट इन्फ्लेशन एक ऐसा चोट है इकोनॉमी के ऊपर कि अगर इन्फ्लेशन मार्केट में आ गया तो वो लंबे टाइम तक रह जाता है। अच्छा। क्योंकि उसको compete करने के लिए आपको साल दर साल आपको साइकिल्स वेट करनी पड़ती हैं। कि मान लीजिए अगर इस साल इन्फ्लेशन आ गया, तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको 4 से 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका इन्फ्लेशन पूरा कंट्रोल में आएगा। क्योंकि उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पूरी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, और ये एक घर की बात नहीं, ये पूरे इकोनॉमी की बात है। हाँ। तो जब भी इन्फ्लेशन मार्केट में हिट हो, हमने देखा था कि इन्फ्लेशन 2008 में आया था, उससे लोग अभी तक नहीं निकल पाए हैं। जो मंदी आई थी, जो वहां पर इश्यूज आए थे, फिर 2011-12 में हमने इश्यूज आते हुए देखे, फिर हमने कोविड में देखा, कोविड में हमने गिरावट आते हुए देखी, उसके बाद सेंट्रल बैंक ने उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए भी, बट वो अभी तक जो है मार्केट में दिख रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन आने की वजह से जब मार्केट में गिरावट आती है तो स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, या तो वो रिकवर होने में टाइम लगता है। तो इन्फ्लेशन जो है एक, अगर हम बोले एक डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए या डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए एक ऐसा की चोट है कि अगर वो लगती है ना, तो उसको ओवरकम करने में 4 से 5 साल का आपको पूरा एक साइकिल आपको पूरा देखना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, एक कमेंट और ले लेते जी। हैं जिसमें ये लिखा है कि सर मुझे गोल्ड पे इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या करूं? अभी कर सकता हूं या फिर मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए करना था, तो प्लीज आप बताएं। देखिए, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। गोल्ड का भाव 1,80,000 तक गया था, और बीच में हमने 1,29,000 तक के लेवल भी देखे। तो अगर ऐसे मौके मिलते हैं उनको कि भाई 1,30,000, 1,20,000, तो वहाँ पे उनको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि प्राइस अगर आप देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए वो ले रहे हैं, तो उनको लेना चाहिए। अब जब शादी की बात कर रहे हैं, तो शादी के लिए तो मुझे लगता है कि जो उनको रेट मिल रहा है उस पर ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस हाई लेवल से नीचे आ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहे हैं तो आप ETF यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत छोटी क्वांटिटी में गोल्ड ले सकते हैं, और हर महीने अपनी जो SIP उसको रन कर सकते हैं, तो उससे आपको हर गिरावट में खरीदारी का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो जो गिरावट आ रही है वो एक अच्छे मौके हैं जहां पर वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से लगातार हमने गिरावट सोने चांदी में देखी, उसके बाद ना इस तरीके की बातें भी निकल कर आ रही थी सामने की मार्केट में कि अब जो गोल्ड है वो सेफ हेवन रहा ही नहीं है। तो भरोसा लोगों का देखिए बहुत ज्यादा डगमगा गया जी। था। तो आप इसको लेकर अपनी क्या राय देना चाहेंगे कि सोना सेफ हेवन था, है या रहेगा, या फिर सिचुएशन बदल सकती है? देखिए, वो सेफ हेवन था और है और रहेगा। हम्म। ये केवल वो लोग बोल रहे हैं जो जिन्होंने कभी गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट की नज़र से नहीं देखा। ठीक है, जिन लोगों ने गोल्ड को इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखा है, वो अभी भी गोल्ड को सेफ हेवन मानते हैं। वो अभी भी गोल्ड को अनिश्चितता का वस्तु मानते हैं कि अगर कुछ अनिश्चितकालीन होगा तो गोल्ड में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये 1 या 2 दिन या 10 साल या 20 साल का डेटा नहीं है, ये कई 100 साल पुराना डेटा है। अगर आप हिस्टोरिकली में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि गोल्ड को ही लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर करते थे इन्वेस्टमेंट के लिए। राजा महाराजा के टाइम में गोल्ड सिल्वर के सिक्के चलते थे, लोग उसको होल्ड करके रखते थे। अशरफियाँ चलती थी, अगर मैं बहुत हिस्टोरिकली जाऊं तो देखिए वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसकी कोई डेप्रिसिएशन वैल्यू नहीं है। आप किसी भी चीज़ में पैसा लगाइए, आपको हर जगह डेप्रिसिएशन मिलेगा। आप गोल्ड को रख लीजिए, वो ना तो गलेगा, ना पिघलेगा, ना जंग लगेगी। 100 साल जैसे उसकी क्वालिटी थी वैसी आपको मिलेगी, तो उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। तो दैट इज ए एक्चुअल एसेट क्लास। तो गोल्ड अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड के अंदर अगर आप सोच रहे हैं कि भाई नहीं गोल्ड आगे चलकर क्या होगा या भाव नीचे गिर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। गोल्ड के भाव अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न लाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो इकोनॉमीज हैं वो पहले अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमीज जितना करेंसी प्रिंट करती थी उनको इतना गोल्ड रखना पड़ता था,
राइट? तो अभी भी वही है, अगर कोई भी इकोनॉमी करेंसी प्रिंट करेगी तो उसको उसके अगेंस्ट में गोल्ड को रखना पड़ेगा। तो ये जो एक मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, ये जो एक थ्योरीज हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग गोल्ड हमेशा से ही आपको इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि हो सकता है कि थोड़ा मोमेंटम में ब्रेक लग जाए या प्राइस उतना अप्रिशिएट ना हो, बट ऐसा नहीं है कि वो धाराशायी हो जाएगा। उसमें आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे। बकायदा कि उसमें आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना के चलना चाहिए। अच्छा, यूबीएस की एक रिपोर्ट ये कह रही है कि चीन जो है वो आने वाले वक्त में गोल्ड का किंग बन जाएगा, जी। गोल्ड का सुल्तान बन जाएगा। और कहीं ना कहीं अब ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि भारत के लिए सोना खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सोने के जो दाम है वो आसमान पर पहुंच सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि ये रिपोर्ट कई हद तक सच साबित हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है कि शायद ऐसा ना हो? देखिए, इसके पीछे आपको एक लॉजिक देता हूँ कि आजकल जो इकोनॉमीज़ हैं वो केवल नेचुरल रिसोर्सेज के पीछे भाग रही हैं। हमने ये जो वॉर देखा है ये केवल नेचुरल रिसोर्सेज के पीछे है, जिसमें क्रूड सबसे बड़ा रोल प्ले हुआ कि भाई क्रूड की सबसे ज़्यादा कौन होल्डिंग करेगा। यूएस कह रहा है कि भाई वर्ल्ड को बोल रहा है कि आप हमसे क्रूड खरीदें, आप रशिया से क्रूड ना लें, आप ईरान से क्रूड ना लें। उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं कि भाई आप क्रूड उनसे ना लें। वो भारत को बोल रहे हैं कि भाई आप रशिया से क्रूड ना लें, आप ईरान से क्रूड ना लें। तो वो चाहते हैं कि भाई क्रूड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हैवी एक प्रोडक्ट, जिसको मैं इन्वेस्ट एक वॉलेटाइल प्रोडक्ट है जिसको मैं बोलूँ। तो हर कोई चाहता है कि भाई ये नेचुरल रिसोर्स के ऊपर आपका जो है आप उसको कंट्रोल कर सकें, जिससे कि आप बाकी फिर इकोनॉमीज को आप उनके अकॉर्डिंग डील कर सकें। तो ऐसे ही गोल्ड है। गोल्ड, अगर आप क्रूड को हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, हाँ। और यहाँ पर जो गोल्ड है येलो गोल्ड है। हाँ। तो गोल्ड भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर कोई होल्ड करना चाहता है, क्योंकि जितना जिसके पास गोल्ड होगा उसकी वैल्यू उतनी ही स्ट्रांग होगी, उतने ही वो नोट प्रिंट कर सकता है। तो ये यहाँ पर क्या है कि चाइना जो है, चाइना हमेशा से ही जो नेचुरल कमोडिटीज है उनको होल्ड करता है। पहले वो एग्रीकल्चर कमोडिटी को होल्ड करता है, फिर आज अगर हम देखें तो उसने क्रूड को भी काफी होल्ड किया है। अब वो गोल्ड को होल्ड कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि ये जो मेटल है इसकी डिमांड हर जगह बढ़ने वाली है, चाहे इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो, चाहे आपकी सेफ हेवन के तौर पे हो, और जो इसके यूजर हैं वो यहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, सप्लाई शॉर्टेज में है। हाँ। अगर देखिए क्रूड के भाव बढ़ेंगे तो जो माइनिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी, माइनिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली गोल्ड की जो फाइनल वैल्यू है उस पे आपको एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो चाइना इसलिए गोल्ड को होल्ड कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अनसर्टेनिटी के समय पे काम आएगा।